हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएससी सब्जेक्ट वाइज और हमारी सी डाटा स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज में आज हम नेक्स्ट लेक्चर में सी लैंग्वेज का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फंक्शंस आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ फंक्शंस एंड मेन चीज़ फंक्शंस हम यूज़ क्यों करते हैं। देखिए बच्चों, फंक्शंस यूज़ करने का एक जो मेन रीज़न ये है कि ये एक लार्ज कंप्यूटेशन को, अगर सपोज हमारे पास एक लार्ज कंप्यूटेशन टास्क है, इस बड़े से टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई या और कोई छोटा सा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना था तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। अब मेरे को अगर प्लस करना है तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा, ना कि मैं ये चीज़ जानने जाऊँगा कि इस कैलकुलेटर को जब बनाया गया तो यहाँ पर जो प्लस के लिए जो भी हमने ऑपरेशन जो फंक्शंस यूज़ किए वो क्या थे, उनके पीछे की कोडिंग क्या थी। नहीं, मैं ये जानने नहीं जाऊँगा। ऑलरेडी अगर किसी ने वो चीज़ बना दी, मैं डायरेक्टली उसको यूज़ कर लूँगा। उसके पीछे उसकी जो कोडिंग है मैं सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करूँगा। ऑलरेडी किसी ने कुछ बना दिया, वो क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, हम उस चीज़ को डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में हमारे पास बहुत बड़े बड़े फंक्शंस तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास, जो कि बहुत हद तक हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेल्प करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये सभी के सभी फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे पास। हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज करते हैं और इन फंक्शंस को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन इसका ऑलरेडी हो चुका है, हमें ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ मिल रही है, बार बार उसको स्क्रैच से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम और एनर्जी हम एक नए प्रोग्राम के डेवलपमेंट में, नए लॉजिक के लिए लगाएंगे। जो चीज़ बन गई है उसे हम बस यूज़ कर लेंगे। ये हम इस तरह से फंक्शंस जो है हमें हेल्प करते हैं किसी भी प्रोग्राम को ईजी बनाने के लिए। अब बहुत छोटा सा एग्जांपल, सपोज हमें एक स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखना था कि हमारे पास एक बड़ा सा प्रोग्राम था, उसमें कहीं हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था। तो अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन में जो भी बड़ा सा हमारे पास जो मेन प्रोग्राम था उसमें मैं स्क्वायर रूट निकालने नहीं बैठूंगा, बल्कि हमारे पास ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ हैश इंक्लूड math.h, हमारे पास ऑलरेडी हेडर फाइल है जिसके अंदर स्क्वायर रूट का डेफिनेशन है। मैं डायरेक्टली बस मेरे प्रोग्राम में इस math.h को, इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लूँगा, और जब भी मैं स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल करूँगा ये फंक्शन मेरे को कुछ वैल्यू रिटर्न कर देगा। देखिए बच्चों, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ऐसा ये फंक्शन का बेसिक हमारे पास बेनिफिट है। कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते। लेट अस से अभी हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करते। अभी हम जो मेन बेनिफिट है फंक्शंस का, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि फंक्शंस हमारे एक बड़े से कॉम्प्लेक्स से प्रोग्राम को इजी बना देते हैं। अब चलिए हम एक फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास कैसे होती है। हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन हम देखते हैं बच्चों, किसी भी फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। बच्चों, हम किसी भी फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले उस फंक्शन का रिटर्न टाइप, कि ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू हमें रिटर्न करने वाला है जब हम इसको कॉल करेंगे, या ये फंक्शन जब कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा उसके बाद ये हमें किस तरह की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, वो हमारा रिटर्न टाइप है फंक्शन का। उसके बाद फंक्शन का नेम है हमारे पास, कि इस फंक्शन का नाम क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके फंक्शन के ब्रैकेट में कुछ आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करते हैं। इस आर्ग्यूमेंट को कई जगह आपको कुछ बुक्स में पैरामीटर्स भी लिखा हुआ मिलेगा। पैरामीटर्स बोलो या आर्ग्यूमेंट बोलो, एक ही बात है हमारे पास यहाँ पर। देन इसके बाद ये फंक्शन की बॉडी है हमारे पास। यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास
इस तरह से इसको हम, ये हमारे पास एक फंक्शन की बॉडी है। सिंपल एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास जैसे इंट मेन हम लिखते हैं, इंट मेन, तो बच्चों इंट मेन क्या हो गया, इंट हमारे पास मेन एक फंक्शन का नाम है, मेन एक फंक्शन का नाम है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर था, जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर था, और यहाँ पर मेन में हम कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास नहीं करते, तो हम यहाँ पर वॉइड लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो रिटर्न टाइप है मेन का, हम यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न करता है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ज़ीरो, ये हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न करता है, ज़ीरो वैल्यू, कि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया। अब एक चीज़ और बच्चों देखिए, अगर कहीं पर किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में ये जो रिटर्न टाइप है अगर ये हमारी मिसिंग है, अगर रिटर्न टाइप किसी फंक्शन की मिसिंग है या ओमिटेड है, आई मीन रिटर्न टाइप नहीं लिखी हुई, तो बाय डिफॉल्ट उस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या अज्यूम करते हैं, इंटीजर। बाय डिफॉल्ट किसी भी फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है, जो रिटर्न टाइप है वो हम क्या अज्यूम करते हैं, दैट इज इंटीजर। अब देखिए बच्चों, किसी भी अगर हम प्रोग्राम की बात करें, किसी भी प्रोग्राम की बात करें तो हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। दैट इज बच्चों प्रोग्राम के अंदर हमें वेरिएबल्स की और फंक्शंस की डेफिनेशंस ही मिलेंगी, बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे फंक्शंस, इसी से हमारे पास एक बड़ा सा फुल कंप्लीट प्रोग्राम बनता है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम फंक्शन की बात करें, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एक चीज़ जो हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कम्युनिकेट कैसे करता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कम्युनिकेट कैसे करता है, दैट इज फंक्शन कम्युनिकेशन किस किस तरह से होती है। तो देखिए बच्चों, इसको हम जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फंक्शन कम्युनिकेशन किस किस तरह से होती है, एक तो ये हमारे पास हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, जो हम फंक्शन के ब्रैकेट्स में लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हम बोलते हैं कि फंक्शंस एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास, दैट इज वैल्यू रिटर्न बाय फंक्शन। एक फंक्शन को हमने कॉल किया, उस फंक्शन ने कुछ वैल्यू हमें रिटर्न की, ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन का मेथड है फंक्शंस के बीच में। देन थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्ड मेथड है एक्सटर्नल वेरिएबल्स। देखो बच्चों, मेनली हम फंक्शन कम्युनिकेशन को, कि फंक्शन एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, हम उस चीज़ को, उन मेथड्स को जनरली यहाँ 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, और हम तीनों मेथड्स को हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक मेन फंक्शन है, हमारे पास मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन, इस मेन फंक्शन का कुछ कोड है, यहाँ पर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स थी, कुछ डिक्लेरेशंस थी। देन यहाँ देखिए, हम मेन फंक्शन को देखते हैं। बच्चों मेन फंक्शन में कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोई फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स चल रही थी। तो अब देखिए, हमारे पास a वेरिएबल इक्वल टू 5। अब यहाँ से देखते हैं बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल था इंट a इज इक्वल टू 5, यानी कि एक a वेरिएबल, इंटीजर टाइप का a वेरिएबल जिसका वैल्यू 5 है। देन इसके बाद एक b वेरिएबल जिसका वैल्यू कितना था बच्चों, जिसका वैल्यू हमारे पास 3 था। अब हमारे पास एक, इसको हम रीड कैसे करेंगे कि a वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू 5 है, b वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू क्या है, 3 है। देन हमारे पास इसी तरह एक सम वेरिएबल था जो कि इंटीजर टाइप का था, इसके अंदर भी हमें एक वैल्यू असाइन करनी है, लेकिन वो वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पर तो 5 और 3 गिवन है, हमें डायरेक्टली पता है हमें, लेकिन सम के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, सम के अंदर क्या वैल्यू असाइन करनी है, वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास, बल्कि उस वैल्यू की जगह हमें एक
फंक्शन का नाम दे रखा है यहाँ पर और कह रहे हैं कि ये फंक्शन को कॉल करो, ये फंक्शन को कॉल करो, ये फंक्शन तुम्हें कुछ वैल्यू देगा, वो वैल्यू तुम्हारे पास सम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। तो यहाँ देखो बच्चों, हमारे पास जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर से हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर से हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये कॉलर फंक्शन है जो कि कॉल कर रहा है। और ऐड फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया फिर हमारे पास? ऐड फंक्शन हो गया हमारे पास कॉली फंक्शन हो गया, जिसको कॉल किया गया। अब देखिए बच्चों, जिस तरह से यहां पर हमने बात की थी आर्ग्यूमेंट्स, यहां पर हमने बात की कि आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू फंक्शंस कैसे कम्युनिकेट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हम बात करते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर से हम एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या ऐड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर से हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अब मेन फंक्शन और ऐड फंक्शन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं इन आर्ग्यूमेंट की हेल्प से। अब देखिए, जिस तरह से जैसे हमारे पास int a इज इक्वल टू 5, int b इज इक्वल टू 3, ये दोनों लोकल वेरिएबल्स थे। लोकल का मतलब क्या है कि ये मेन फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किए, तो ये मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हो गए। और दूसरी बात बचे, हम इसे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्कोपिंग पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझने वाले हैं। अभी के लिए हम जस्ट सिंपल चीज़ों को थोड़ा जनरलाइज रख रहे हैं कि a वेरिएबल का वैल्यू 5, b वेरिएबल का वैल्यू 3। अब देखिए, यहाँ पर ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया और ये a, b। अब यहाँ पर हमारे पास जो a वेरिएबल था इसका वैल्यू 5, b वेरिएबल का वैल्यू 3। तो ये जैसे इस फंक्शन को हमने कॉल किया, ये फंक्शन के अंदर जो a वैल्यू था, ये a वैल्यू कहाँ पास होने वाला है? इस x वेरिएबल में, जो कि पहला पैरामीटर था या पहला आर्ग्यूमेंट था। इसी तरह जो b वैल्यू है, ये b वैल्यू कहाँ जाने वाली है बच्चों? ये b वैल्यू जाने वाली है हमारे पास इस y में। तो ये बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट हो गया जिस तरह अगर हम लिखें यहाँ पर कि int x इज इक्वल टू 5। ये बच्चों int, जैसे हमने ये लिखा था ना int a इज इक्वल टू 5, उसी तरह int x हमारे पास x इज इंटीजर वेरिएबल और इसके अंदर हम वैल्यू क्या पास कर रहे हैं यहाँ से 5। उसी तरह हमारे पास int y इज इक्वल टू 5। देखो बच्चों, जिस तरह से हम लोकल वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर, तो जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो वेरिएबल्स लिखे होते हैं, ये भी फंक्शन के लोकल वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 थी, y वेरिएबल की वैल्यू 3 थी। यहाँ से हमने b का वैल्यू जो पास किया y में 3 है, तो y वेरिएबल की वैल्यू 3, तो यहाँ पर x प्लस वाई करना है हमें। ये सम कितना हो गया? 8। इस 8 को हमने किसी k वेरिएबल में स्टोर कर दिया और ये जो k वेरिएबल, कोई k वेरिएबल था जिसमें वैल्यू 8 आ गया, ये 8 वैल्यू, ये जो वैल्यू 8 है, ये हम रिटर्न कर रहे हैं। अब ये वैल्यू किसको रिटर्न कर रहे हैं? ये वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू 8। ये फंक्शन क्या कह रहा है? ऐड फंक्शन रिटर्न 8। किसको रिटर्न करना है? उसको रिटर्न करना है जिसने तुम्हें कॉल किया, यानी कि मेन फंक्शन ने कॉल किया ऐड को, तो ये ऐड फंक्शन 8 वैल्यू रिटर्न कर रहा है इस मेन फंक्शन को, यानी कि इस ऐड a, b का जो वैल्यू आ गया 8 आ गया, और अब ये 8 वैल्यू इस सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिंपल। देन इसके अलावा बच्चों, यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस एडिशन फंक्शन के अंदर हम ऐसे भी लिख सकते थे कि रिटर्न डायरेक्टली रिटर्न x प्लस वाई, रिटर्न x प्लस वाई। तो ये एक एक्सप्रेशन है, डायरेक्टली हम एक्सप्रेशन को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो ब्रेसेस हमने ये लगाए हैं, ये पैरेंथेसिस लगाए हैं, एक्चुअली ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी लगाओगे तो काम चलेगा, मतलब वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन स्टिल अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर पैरेंथेसिस जरूर लगाते हैं। देन दूसरी बात बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी ना, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी यहाँ पर, ये वैल्यू इस डाटा टाइप से मैच करनी चाहिए, इस जो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है उससे मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेगी तो यहाँ पर इसको टाइप कास्ट करना, या मीन इसको है ना, इसका टाइप चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन करके जो वैल्यू आई, उस वैल्यू का जो डाटा टाइप होगा वो फंक्शन के रिटर्न टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारे पास, कि फंक्शन एक्चुअल में किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा था।
देन उसके बाद देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भी लिखा हो, रिटर्न स्टेटमेंट अगर नहीं भी लिखेंगे तो एनी हाउ जैसे ही ये राइट ब्रैकेट इनक्लोज होगा हमारे पास, इस राइट ब्रैकेट के बाद हमारा ये एडिशन जो फंक्शन है, एडिशन हाँ ऐड फंक्शन जो है हमारा, ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा कंट्रोल वापस यहाँ पर मेन फंक्शन में चला जाएगा। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चों को जो डाउट रहता है ये कि सर हमें ये नहीं पता चलता कि सर यहाँ से जब ये फंक्शन चला गया, हम यहाँ से फिर यहाँ जंप कर गए, फिर वापस जब कंट्रोल आएगा तो वो कहाँ आएगा, कैसे आएगा। बच्चों देखिए, हम इसको बहुत सिंपल से एक मेथड से देखते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे इस चीज़ को, लेकिन इतना कि हमें ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ कि यहाँ पर काम कैसे हो रहा है। देखिए बच्चों, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक रजिस्टर होता है जिसे हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। ये प्रोग्राम काउंटर हमारे पास जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस इसमें होता है। फॉर एग्जांपल, जिस टाइम पर हमारी इंस्ट्रक्शन नंबर 4 यानी कि हम इंट a = 5, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी तो हमारे पास अगली इंस्ट्रक्शन जो हमें चलानी है या जो फेच करनी है अगली इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस यहाँ होता है। यानी कि जब इंस्ट्रक्शन नंबर 4, बच्चे मैं यहाँ दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम काउंटर है इसका कंसेप्ट जो हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। अभी मैं जस्ट बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि जब ये 4th इंस्ट्रक्शन चल रही है तो अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलानी है उसका एड्रेस इस पीसी में, प्रोग्राम काउंटर में है हमारे पास। तो जब ये 4th इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो गई हमारे पास, इसके बाद 5th इंस्ट्रक्शन चलेगी। जब 5th इंस्ट्रक्शन हम चला रहे हैं तो उस टाइम पर पीसी में वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, कि जो इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। अब देखिए बच्चों, जब हम ये इंस्ट्रक्शन चलाएंगे, जो इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है, जब इसको चलाएंगे तो यहाँ पर पीसी में क्या वैल्यू होगी, प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू होगी 7। प्रोग्राम काउंटर में क्या वैल्यू होगी, 7 होगी। या तो इसको हम डायरेक्टली प्रोग्राम काउंटर में स्टोर कर सकते हैं कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलानी है, या इसको हम क्या स्टोर कर सकते हैं, किसी स्पेशल रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं कि जो हमारा रिटर्न एड्रेस है। अब यह रिटर्न एड्रेस का मतलब क्या है बच्चे, देखियो, जब हम 6th इंस्ट्रक्शन चला रहे थे, जो हमारा मेन फंक्शन है उसके नॉर्मल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन नंबर 7 अगली, इससे अगली चलनी थी हमारे पास, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो गई। जैसे ही फंक्शन कॉल हो गई, हमारा जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल था वो यहाँ से यहाँ जंप कर गया इस दूसरे फंक्शन में, यहाँ से यहाँ जंप कर गया। तो जब यहाँ से यहाँ जंप किया, उससे पहले हमारे पास इस नॉर्मल सीक्वेंस में इस प्रोग्राम में, मेन फंक्शन वाले प्रोग्राम में, इसके बाद 6th इंस्ट्रक्शन के बाद क्या इंस्ट्रक्शन चलानी थी वो एड्रेस हमें कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमारे पास ऐड a, b, हम यहाँ से इस फंक्शन पे चले गए और यहाँ पर हमने इस फंक्शन में जितना भी जो भी काम किया, जो भी यहाँ पर कंप्यूटेशन परफॉर्म किया, जैसे ही फंक्शन ने बोला रिटर्न, जैसे ही यहाँ पर ये राइट ब्रैकेट आया, ये फंक्शन हमारे पास टर्मिनेट हो गया, ये फंक्शन खत्म हो गया। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल अब यहाँ से अगली लाइन में, कि इसके बाद जो तुमको चलानी थी डायरेक्टली वही इंस्ट्रक्शन चलेगी। अब हमें कैसे पता चला कि 7 नंबर इंस्ट्रक्शन चलानी है, क्योंकि यहाँ से जब हम इस मेन फंक्शन को छोड़ के जब ऐड फंक्शन पे हम गए थे तो हमने पहले ही ये चीज़ स्टोर कर ली थी, कहीं पर सेव करके रख ली थी। जब हम वापस आएंगे तो वापस कहाँ पे आना है, वापस हमें इस 7th स्टेटमेंट पे या 7th इंस्ट्रक्शन को चलाना था, ये हमने पहले से सेव कर लिया था। तो जैसे ही ये फंक्शन ऐड फंक्शन कंप्लीट हुआ, इसने यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट आया, वापस हम मेन फंक्शन में आ गए और हमारा प्रोग्राम नॉर्मल एग्जीक्यूशन यहाँ से अपना आगे स्टार्ट कर देगा, सिंपल। तो यहाँ हम इस 7 को हम क्या बोलेंगे कि ये जो 7 था यहाँ पर हमारा ये रिटर्न एड्रेस है, कि जब वापस तुम रिटर्न करोगे मेन फंक्शन में तो किस एड्रेस पे तुमको वापस रिटर्न करना है। तो 7 जो हमारा ये रिटर्न एड्रेस हो गया। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है, हम बात करते हैं रिकर्शन की। अब हम बात करने वाले हैं रिकर्शन की। रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली रिकर्शन के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं
और इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस है रिकर्शन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। रिकर्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा या मे बी इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन के अंदर रिकर्शन या रिकर्सिव प्रोग्राम होगा, रिकर्शन इन्वॉल्व होगा हमारे पास। अब रिकर्शन को अगर हम रिकर्शन का डेफिनेशन देखते हैं तो बहुत सिंपल है, दैट इज अ फंक्शन मे कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, एक फंक्शन जब खुद को कॉल कर रहा है, मे बी डायरेक्टली कॉल कर रहा है, इनडायरेक्टली कॉल कर रहा है। अब देखो बच्चों, रिकर्शन हमारे पास कई टाइप के होते हैं। इस लेक्चर में, स्पेशली इस लेक्चर में हम रिकर्शन का बिल्कुल बेसिक डिस्कस करने वाले हैं कि रिकर्शन क्या है, रिकर्सिव प्रोग्राम कैसे दिखते हैं। एंड इस लेक्चर में हम बच्चों डायरेक्टली सिंपल डायरेक्ट रिकर्शन हम देखने वाले हैं कि एक प्रोग्राम खुद को कॉल करता है। अब प्रोग्राम कॉलिंग इटसेल्फ, सिंपल रिकर्सिव प्रोग्राम, और रिकर्शन है वहां पर। देखो बच्चों, जब एक प्रोग्राम खुद को कॉल कर रहा है तो मेन चीज वहां पर देखने वाली क्या है, एक फंक्शन था, सॉरी एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, एक फंक्शन था, उसके कुछ आर्ग्यूमेंट थे, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट। तो ये जो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, बार बार जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे, बार बार एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, हर बार ये आर्ग्यूमेंट ही चेंज होगा हमारे पास, जस्ट ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ही चेंज होगी, अदरवाइज सारी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सब कुछ सेम चलने वाला है हमारे पास। बच्चे इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हमारे पास क्लियर होने वाली है। एक चीज़ और बच्चे, नॉर्मली जब भी रिकर्शन कहीं होगा, रिकर्शन कहीं दिखता है, तो रिकर्शन कहीं हो बच्चे, इसको इम्प्लीमेंटेशन रिकर्शन का हम जनरली कैसे होता है, हमारे पास स्टैक डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं बच्चे। जहाँ रिकर्शन दिखेगा वहाँ बच्चों स्टैक डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं। बच्चों स्टैक, हम डाटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, इसको स्टैक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए अगर मान लो मैं स्टैक की डेफिनेशन की बात करूं या स्टैक को अगर हम समझना चाहें स्टैक क्या होता है, तो बच्चों स्टैक सिंपल सी चीज़, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है बच्चों, मान लो मेरे पास एक बुक थी, बुक B1 थी, एक बुक थी, मैंने एक शेल्फ के ऊपर एक बुक रखी, इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक और बुक रखी B2, इसके बाद मैंने एक और बुक रखी B3, इसके बाद इसके ऊपर मैंने एक और बुक रखी B4। अब देखिए, अब मेरे को बुक B1 चाहिए थी, बुक B1 निकालनी है मेरे को, तो मैं बुक B1 यहाँ से कैसे निकालूंगा बच्चों, मेरे को पहले बुक B4 हटानी पड़ेगी, फिर बुक B3 हटाएंगे, फिर बुक B2 हटाएंगे, उसके बाद मैं B1 को रिट्रीव कर पाऊंगा। तो यहाँ यानी कि जो इंसर्शन का ऑर्डर था, सबसे पहले B1 आया, B2 आया, B3 आया, फिर B4 आया। अब जब बुक B1 निकालनी है तो देखो बच्चों, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में कौन इन हुआ था, B4 इन हुआ था, और ये सबसे पहले आउट होगा हमारे पास। सबसे लास्ट में इन क्या हुआ था, B4, लेकिन आउट ये सबसे पहले होगा हमारे पास। सिंपल ये स्टैक है बच्चे हमारे पास, स्टैक का बेसिक आइडिया ये है बच्चे हमारे पास। अब हम यहाँ पर रिकर्शन को एक छोटे से प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। यह एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास एक मेन फंक्शन था और इस मेन फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं। क्या है कि हम एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आप स्कैनf भी यूज़ कर सकते हो कि आप यूज़र से अगर इनपुट लेना चाहते हो कि हाँ कि किस एंटर द वैल्यू, एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू बी कैलकुलेट, तो यहाँ से आप स्कैनf यूज़ करके यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो। यहाँ पर हमने मैन्युअली एक इनपुट ले लिया, a=4 हमने ले लिया। तो यहाँ जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इस a वैल्यू का, इस a का वैल्यू 4 है, इसका फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर से हम किसको कॉल कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर हमारे पास a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 थी, a वेरिएबल की वैल्यू 4, हम यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल निकालना है इसे। और यहाँ पर जो वैल्यू a है, a का वैल्यू 4 है, यहाँ से ये वैल्यू कहाँ पास हुआ बच्चे हमारे पास, यहाँ पास हुआ, यानी कि n इसका लोकल वेरिएबल है बच्चे। n यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में लिखा है यहाँ पर इस फंक्शन के, तो n इसके लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखेंगे, इंट n इज इक्वल टू 4, यानी कि n वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ गया बच्चों, 4 वैल्यू आ गया। अब यहाँ देखो, पहली स्टेटमेंट हमने चलाई, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या कंडीशन ट्रू है, n का वैल्यू कितना था बच्चे, 4 था n का वैल्यू।
n का वैल्यू 4 था, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इफ पार्ट नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स पार्ट पे गए। अब एल्स पार्ट देखते हैं हम, एल्स पार्ट में क्या कहता है, रिटर्न n इंटू समथिंग। बच्चों देखो, मेन फंक्शन ने कॉल किया फैक्टोरियल को, फैक्ट को, तो फैक्ट फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा मेन को, लेकिन जो वैल्यू रिटर्न करनी है फैक्टोरियल फंक्शन को, वो वैल्यू अभी तक इसके पास है नहीं, वो वैल्यू इसको फर्दर अभी कैलकुलेट करनी है, कंप्यूटेशन परफॉर्म होगी, इसको अभी फर्दर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और उसको कैलकुलेट करने के लिए अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 1, ये फंक्शन फैक्टोरियल दोबारा इसी को फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ पर दोबारा ये फंक्शन इसी को खुद को ही कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को खुद को कॉल कर रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मेन फंक्शन के अंदर से हमने फैक्टोरियल को कॉल किया, इसी तरह ये फंक्शन अब अपने आप को कॉल कर रहा है। लेकिन इस बार चेंज क्या है, जब भी ये फंक्शन खुद को यहाँ कॉल कर रहा है, ये जो आर्ग्यूमेंट है n-1, ये वैल्यू यहाँ पर बार बार चेंज होती रहेगी। अगर हम इसका इंप्लीमेंटेशन एक बार देखते हैं तो हमें चीजें और भी ज्यादा समझ में आ जाएंगी यहाँ पर। तो चलिए बच्चों, हम स्टैक की हेल्प से इस प्रोग्राम का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन समझ के देखते हैं कि एक्चुअली प्रोग्राम इंप्लीमेंट कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास, हमें पता है कोई भी प्रोग्राम है, हमारे पास कोई भी प्रोग्राम है मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मेन फंक्शन हमारे पास स्टैक के अंदर, अब यहाँ पर स्टैक है, स्टैक हमने अभी देखा लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको पहले कॉल किया वो चीज़ नीचे होगी, जो चीज़ बाद में कॉल की जाएगी वो उसके ऊपर ऊपर आती जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन जैसे स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन के अंदर क्या क्या था, मेन फंक्शन में पहला स्टेटमेंट था इंट a इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास यहाँ पर a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 थी। इसके बाद प्रिंट एफ दिस वैल्यू, ओके, कौन सी वैल्यू की फैक्टोरियल ऑफ a कैलकुलेट करो, उसके बाद यहाँ पर ये फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। आई मीन मेनली हमारे पास क्या है कि यहाँ पर मेन के अंदर फैक्टोरियल ऑफ a का वैल्यू क्या था 4, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल किया जा रहा है मेन के अंदर से। तो जैसे ही मेन के अंदर से फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल किया, हमारे पास एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो बन रहे हैं, ये जो हम यहाँ बॉक्सेस बना रहे हैं, इनको हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलते हैं जनरली। देन यहाँ पर देखो, मेन के अंदर से किसको कॉल किया, फैक्टोरियल ऑफ 4 को, यानी कि अगर हम हमारे प्रोग्राम के अंदर देखें तो ये 4 था, ये 4 था, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 को यहाँ से ऐसे कॉल गया। तो जब भी यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 4 को यहाँ पर कॉल किया गया, इसको हम लिख लेते हैं, ये फंक्शन का ये जो पार्ट है हमारे पास फैक्टोरियल 4 वाला पार्ट है। इस फैक्टोरियल 4 के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ है, इस फैक्टोरियल 4 के अंदर यहाँ पर n एक वेरिएबल है, हमारे पास n एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू कितना है बच्चों, जिसका वैल्यू 4 है। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है, वेदर 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है, तो हम सेकंड स्टेटमेंट पे जंप करेंगे, रिटर्न समथिंग। ओके, अब देखो बच्चे, यहां पर हम लिखते हैं रिटर्न। अब यहां देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास फॉल्स था और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास रिटर्न, n का वैल्यू हमारे पास यहां पर 4 था, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 मीन्स वैल्यू n का वैल्यू 4, 4 - 1 3। अब मेन फंक्शन ने इस फैक्टोरियल 4 को कॉल किया था, तो फैक्टोरियल 4 का फर्ज है कि हमारे पास कुछ वैल्यू रिटर्न करे, लेकिन ये रिटर्न करना तो चाहता है, लेकिन क्या वैल्यू रिटर्न करनी है वो वैल्यू अभी तक इसके पास है नहीं। आई मीन वो वैल्यू अभी स्टिल टू बी कंप्यूट, स्टिल टू बी कैलकुलेटेड। तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इंटरनली अब ये यहाँ से फैक्टोरियल n-1, अब ये यहाँ से खुद को कॉल कर रहा है, यहाँ से खुद को कॉल कर रहा है फैक्टोरियल n-1। लेकिन इस बार जो बात देखने वाली है बच्चों, ये जब मेन ने कॉल किया था तो फैक्टोरियल a के अंदर जो आर्ग्यूमेंट हमने पास किया था वो वैल्यू 4 था, लेकिन इस बार जो वैल्यू पास हो रही है यहाँ पर ये वैल्यू 3 थी, यानी कि इस बार ये वैल्यू क्या पास हुई यहाँ पर, यानी कि इस बार ये वैल्यू 3 थी जब फैक्टोरियल को कॉल किया गया। यहाँ पर n में क्या वैल्यू पास होगी बच्चों, 3 वैल्यू पास होगी। तो हम इसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, हमारे पास जो स्टैक हम बना रहे हैं, यहाँ से इस बार जो वैल्यू पास की
इसने किसको कॉल किया, फैक्टोरियल 4 ने इंटरनली किसको कॉल किया, फैक्टोरियल 3 को। ये हमारे पास फैक्टोरियल 3 है। अब यहाँ देखिए इसके अंदर अगेन एक नया लोकल वेरिएबल बनेगा हमारे पास n। बच्चों ये n और ये n बिल्कुल अलग अलग है। जब भी एक फंक्शन को कॉल करते हैं उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी वेरिएबल है वो उसका लोकल वेरिएबल की तरह हम ट्रीट करते हैं उसको, वो उसका लोकल वेरिएबल होता है। तो फंक्शन कॉल चाहे आप कहीं बाहर से कर रहे हो चाहे फंक्शन के अंदर से कर रहे हो, जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो ये जो लोकल वेरिएबल है ये अलग अलग ही बनेगा हमेशा। इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये तो n यहाँ पर n लिखा है तो ये बार बार सेम होगा, नहीं। जब भी फंक्शन कॉल करेंगे हमारे पास हमेशा लोकल वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर अलग मिलेगा जो आर्गुमेंट में लिखा हुआ है। सेम इसी तरह बच्चे जब पहले n = 4 था, यहाँ पर a का वैल्यू 4 पास हुआ था, ये n अलग था। अब दोबारा फंक्शन कॉल हुआ है तो दोबारा नया वेरिएबल बनेगा हमारे पास। यानी यहाँ देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट वेदर 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट चलेगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एल्स रिटर्न n इंटू, n का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, n इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 2। अब फैक्टोरियल 4 ने कॉल किया था फैक्टोरियल 3 को, तो फैक्टोरियल 3 कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा फैक्टोरियल 4 को, लेकिन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू अभी तक कैलकुलेट हुई नहीं है। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद फैक्टोरियल 3 रिटर्न कर देगा इसको, लेकिन अभी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है। और वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फैक्टोरियल 3 के अंदर से एक और फंक्शन कॉल बन रही है अगेन फैक्टोरियल 2 को, यानी कि अब ये हमारा कोड जो चलता आ रहा था फैक्टोरियल 3 के लिए, यहाँ आके इस बार फैक्टोरियल 2 और दोबारा से इस बार इसको कॉल किया गया। इस बार n का वैल्यू क्या हुआ, 2 हो गया। तो इस बार किसको कॉल किया गया, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 को हमने कॉल किया। यहाँ देखिए बच्चों इस बार जो n का वैल्यू आया, यहाँ पर n का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 2 आया n का वैल्यू। फिर से वही कंडीशन चेक करेंगे, n का वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन, पहला कंडीशन फॉल्स है। तो सेकंड कंडीशन चलेगा कि हमारे पास रिटर्न 2 इंटू n इंटू 2 इंटू 2 मीन्स n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 1 हो गया। अब फैक्टोरियल 3 ने कॉल किया था फैक्टोरियल 2 को, तो फैक्टोरियल 2 जो है कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर फैक्टोरियल 2 फिर से किसको कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल 1 को। ये बच्चों हमारे पास इस बार क्या है, फैक्टोरियल 1 को कॉल किया गया। अब फैक्टोरियल 1 हम देखते हैं, फैक्टोरियल 1 को जब कॉल किया तो n का वैल्यू कितना है, इस बार n का वैल्यू 1 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब यहाँ पर इस बार n का वैल्यू 1 है, दोबारा कॉल किया गया, n का वैल्यू इस बार 1 था। अब देखो बच्चों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट इफ n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, अब n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है क्या बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये फंक्शन ये क्या बोलता है, रिटर्न 1। अब देखिए बच्चों फंक्शन 2 ने कॉल किया था फंक्शन 1 को, तो फंक्शन 1 कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन 2 को, फंक्शन 1 कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन 2 को। अब जैसे जैसे हम स्टैक की बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले कॉल किया था मेन को कॉल किया था। मेन के बाद हमने किसको कॉल किया, फैक्टोरियल 4 को, उसके बाद फैक्टोरियल 3 को, फिर फैक्टोरियल 2 को, फिर फैक्टोरियल 1 को। अब फैक्टोरियल 1 हमारे पास सबसे लास्ट में आया था तो ये सबसे पहले आउट होगा हमारे पास। जैसे ही यहाँ पर रिटर्न करेगा हम इसको इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये चीज़ यहाँ से फैक्टोरियल 1 चला जाएगा यहाँ से। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे थे n का वैल्यू 1 था, तो n लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू। अब फैक्टोरियल 2 ने कॉल किया था फैक्टोरियल 1 को, तो फैक्टोरियल 1 एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 1 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये 1 वैल्यू किसको रिटर्न कर रहा है, जिसने इसको कॉल किया, यानी कि फैक्टोरियल 1। तो ये जो वैल्यू है आई हमारे पास 1, ये इसकी वैल्यू है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू है, फैक्टोरियल 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सो 2 इंटू 1 ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी बच्चों हमारे पास, ये ओवरऑल वैल्यू होगी हमारे पास 2। ये एक मिनट, हमारे पास बच्चों ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ये ओवरऑल वैल्यू होगी 2 होगी बच्चों, ये 2 वैल्यू होगी। और जैसे ही फंक्शन फैक्टोरियल 1 इसने रिटर्न किया, ये चीज़ यहाँ से रिमूव होगी हमारे पास। अब देखिए
अब फैक्टोरियल 2 एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये वैल्यू किसको रिटर्न कर रहा है, जिसने इसको कॉल किया था, फैक्टोरियल 3 ने इसको कॉल किया था, तो फैक्टोरियल 3 को ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये वाली फैक्टोरियल 2 ने वैल्यू रिटर्न की, ये इसका इस पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, इस पार्ट की वैल्यू हो गई 2, यानी कि 3 इंटू टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई बच्चों। 3 इंटू टू हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। इस टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास। अब इसने रिटर्न किया तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर फैक्टोरियल 3 एक वैल्यू, कितनी वैल्यू, 6 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। किसको रिटर्न कर रहा है, जिसने इसको कॉल किया। इसको किसने कॉल किया, फैक्टोरियल 4 ने कॉल किया। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6 आ गई, 6। तो 4 इंटू सिक्स ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारे पास टोटल 24 हो गई, 6 इंटू 4 24। तो जैसे ही यहाँ पर फैक्टोरियल 3 ने रिटर्न किया, ये इस रिकॉर्ड को हम यहाँ से हटा देंगे। अब फैक्टोरियल 4 हम एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 24। अब फैक्टोरियल 4 फाइनली ये वैल्यू किसको रिटर्न कर रहा है, जिसने इसको कॉल किया। बच्चों इसको किसने कॉल किया था, इसको कॉल किया था मेन फंक्शन ने। तो यहाँ से फाइनली जब फैक्टोरियल 4 रिटर्न करेगा तो ये पूरा फैक्टोरियल फंक्शन अब खत्म हो गया। जैसे ही फैक्टोरियल फंक्शन खत्म हो गया, जैसे ही फैक्टोरियल 4 ने रिटर्न किया, यहाँ से इस फंक्शन से एक वैल्यू फाइनली 24, ये वैल्यू रिटर्न हो गई इसको। यहाँ पर 24 जैसे ही रिटर्न किया, फैक्टोरियल 4 को हम यहाँ से हटा देंगे। और जैसे ही यहाँ से 24 गया, यहाँ पर मेन फंक्शन ने वैल्यू क्या प्रिंट कर दिया, आउटपुट में 24 प्रिंट कर दिया। अब अगेन यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न जीरो करते ही मेन फंक्शन भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से रिकॉर्ड से, आई मीन स्टैक से हमारे पास मेन फंक्शन भी खत्म, मेमोरी अलोकेट हुई, डी एलोकेट हुई हमारे पास। और स्टैक में यहाँ पर कैसे हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले कॉल किया गया वो सबसे लास्ट में खत्म हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन मेन फंक्शन सबसे पहले फर्स्ट इन हुआ था, सो ये लास्ट में आउट हुआ हमारे पास। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या चीज़ डिस्कस की, बेसिकली रिकर्शन, कि एक फंक्शन बार बार खुद को कॉल कर रहा है और किस तरह कॉल कर रहा है, जस्ट उसके आर्गुमेंट की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। अब ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम था, हमने बात की कि फैक्टोरियल निकालना है किसी फंक्शन का रिकर्सिवली। इसको हम आइट्रेटिवली भी कर सकते हैं, आई मीन बिना रिकर्शन के, एक लूप लगा के हम इसको कर सकते हैं प्रोग्राम को, एक फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो हम रिकर्सिवली लिखते हैं उसको हम आइट्रेटिवली भी लिख सकते हैं, और आइट्रेटिव प्रोग्राम को हम रिकर्सिवली भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि लिखने काफ़ी इजी हैं, रिकर्सिव टू आइट्रेटिव, आइट्रेटिव टू रिकर्सिव। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जो कि कॉम्प्लेक्स है हमारे पास लिखने, आइट्रेटिव से रिकर्सिव, रिकर्सिव से आइट्रेटिव। आई मीन एक फॉर्म में हम उसको इजीली लिख सकते हैं, लेकिन दूसरी फॉर्म में उसको लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो एनी हाउ बच्चों, हम अगली क्लास में स्कोपिंग पढ़ेंगे और कुछ एक्सटर्नल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन लेक्चर्स को, इस लेक्चर को आप कोई भी सी का प्लेटफॉर्म आपके पास है, कोड ब्लॉक्स है, टर्बो सी है, जिसके ऊपर भी आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो आप कर सकते हो। मेन चीज़ जो है कि प्रोग्राम चल कैसे रहा है उसका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियो सीरीज़ अगेन पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या मेल कीजिए, मेल के थ्रू हमें बताइए। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग और अपनी हार्ड वर्किंग, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए अपनी स्टडीज़ के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।